जय हिंद। महर्षि स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं आरती सिंह आपका स्वागत करती हूँ। तो हम लोग 7th क्लास का एनसीईआरटी का बुक पढ़ रहे थे, इतिहास का, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग पढ़ लिए थे। पहला चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें आधा हुआ था और आधा इसमें पढ़ेंगे। तो कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा था मध्यकाल में, उसी को हम लोग देखे हैं। और जैसे कि खेती में क्या परिवर्तन हुआ, उद्योग धंधों में कैसे परिवर्तन हो रहा था, उसी में आगे देखेंगे नए सामाजिक और राजनीतिक समूह का उदय, कि समाज में नए राजनीतिक समूह का उदय कैसे हो रहा था, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आपने देखा कि मध्यकाल में जीवन के विविध क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ। ठीक है, इन परिवर्तनों ने लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित किया। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कई समुदाय अस्तित्व में आए। इसी काल में राजपूतों ने भारतीय इतिहास में एक नई शक्ति के रूप में पदार्पण किया। राजपूत कौन थे और कहाँ से आए थे, इस पर इतिहासकार एक मत नहीं है। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत ही नहीं, बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते हैं। यानी कि राजपूत के अंतर्गत सेनापति भी होते थे राजपूत, और सैनिक भी होते थे। एक अन्य समुदाय कवि और चारण का था, जो राजाओं के पराक्रम, उनकी दयालुता और विजय गाथाओं का गुणगान करता था। जो कवि और चारण होते थे वो राजाओं की दयालुता और विजय गाथाओं का गुणगान करते थे। इस काल में जन्म लेने वाली अनेक जातियां सामाजिक क्षेत्र में अभी भी सक्रिय हैं। यानी कि मध्यकाल में जो उस समय में जो जातियों का उदय हुआ, वो आज भी सामाजिक क्षेत्र में आज भी सक्रिय हैं। यानी कि वो जातियां अभी भी मानी जा रही हैं। ठीक है, राजाओं के दरबार में मुख्यतः लिखने पढ़ने का कार्य करने वाली कार्यस्थ जाति भी इसी काल में प्रकाश में आई। यानी कि जो राजाओं के दरबार में जो लिखते पढ़ते थे वो भी एक जाति में बट गए, और वो भी उसी समय में आए प्रकाश में, उसे भी लोग जानने लगे। इसके अलावे सिख, जाट आदि समुदाय भी राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हुए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से क्या दिया है, इस बिहार में, यानी कि जो बिहार राज्य है, उसमें बहुत से जनजातीय समूहों का उदय हुआ, जिसमें चेरो राजवंश प्रमुख था। बहुत से जनजातीय समूहों का भी उदय हुआ, जिसमें चेरो जो राजवंश था, जनजातीय समूह था, वो प्रमुख था। चेरो ने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पलामू जिलों में शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। चेरो लगभग 300 वर्षों तक इस क्षेत्र में एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में बने रहे। ठीक है, चैनपुर जो कि शाहाबाद जिला कहा जाता है, उसे शाहाबाद जिला पर बाघमल नामक चेरो सरदार का कब्जा था, जिसके दो बेटे चांद एवं मुंड इस क्षेत्र के, जो बिहार में चंडेश्वरी और मुंडेश्वरी है, उसके चंडेश्वरी और मुंडेश्वरी नामक मंदिरों की लोक गाथाओं से जुड़े हैं। यानी कि जो चांद और मुंड है, वो चंडेश्वरी और मुंडेश्वरी की जो कहानियां हैं या उनसे जुड़ी जो कथा है, उससे ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब उस समय के समाज में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन क्या हो रहा था, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन उस समय क्या हो रहा था। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के फलस्वरूप खेती योग्य भूमि की तलाश हो रही थी। ठीक है, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन हो रहा था, उद्योग लग रहे थे, चीज़ें आसान हो रही थी, तो उसी के फलस्वरूप खेती योग्य भूमि की तलाश हो रही थी। जंगल काटे जा रहे थे, जंगलों में रहने वाले वनवासियों को जंगल छोड़ना पड़ रहा था। कुछ वनवासी जंगलों को खेती योग्य भूमि बनाने में जुट गए। ठीक है, वे किसान बन गए। जो जंगली लोग थे वो किसान बन गए। धीरे धीरे उनके जीवन में जटिलता आने लगी। किसानों का ये नया समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगा। किसानों के बीच सामाजिक और आर्थिक अंतर दिखाई पड़ने लगे। उनके बीच ऊंच नीच की भावना पनपने लगी। जो अन्य किसान थे और जो जंगली लोग थे जो किसान बने थे, उनके बीच ऊंच नीच की जाति की भावना पनपने लगी। वे जातियों एवं उपजातियों में विभाजित होने लगे। जो किसान वर्ग के जो लोग थे वो भी जातियों एवं उपजातियों में विभाजित होने लगे। ये जातियां स्वयं अपना नियम बनाती थी
और इन नियमों का पालन बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। ठीक है, कि ये आपको करना है और ये नहीं करना है, जिसे इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। वो जो बुजुर्गों की सभा थी उसे जाति पंचायत कहा जाता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, ऐतिहासिक स्रोत किसे कहा जाता है उसे इसमें बताया गया है, या फिर इतिहास को जानने के साधन। ऐतिहासिक स्रोत जो है वो इतिहास को जानने के साधन है। तो चलिए देखते हैं। इतिहासकार अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं और इस काम में विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी जगह की खुदाई हुई, वहाँ से कोई चीज़ मिला, कोई घड़ा मिला, ईंट मिला, तो उससे लोग पता लगाते हैं कि उस समय भी घर ईंटों के बन रहे थे, कच्ची ईंटों के बन रहे थे। ठीक है, यही सब स्रोत कहलाते हैं। कोई मूर्ति मिली, कोई पत्थर मिला, तो ये सभी स्रोत कहलाते हैं। तो उसी के बारे में बताया गया है कि इतिहासकार अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं और इस काम में विभिन्न साधनों का उपयोग करते हैं। ऐसे सभी साधन स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, जो भी उस घटना का अध्ययन करने में काम में आते हैं वो सभी स्रोत कहलाते हैं। पिछली कक्षा में भी आपने ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में एक समझ विकसित की थी। इन स्रोतों में लिखित रचनाएं एवं पांडुलिपियां, अभिलेख, सिक्के, भग्नावशेष यानी भवन के अवशेष, चित्र आदि शामिल हैं। ये सब स्रोत कहलाते हैं। प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल में इन स्रोतों की संख्या में वृद्धि हुई और इनमें विविधता भी आई। विविधता यानी कि भिन्नता भी आई। जो प्राचीन काल में जो मिले थे और जो मध्यकाल में मिले थे उसमें भिन्नता आई। ठीक है, विविधता भी आई, किंतु प्रधानता लिखित सामग्री की ही रही। जो लिखी गई सामग्री थी उसी की प्रधानता रही। जैसा कि आप जान चुके हैं कि 13वीं शताब्दी से भारत में कागज का प्रचलन व्यापक ढंग से होने लगा था, यानी कि बड़े स्तर पर कागज का प्रचलन होने लगा था। ठीक है, इस काल में लिखी गई पांडुलिपियां एवं प्रशासन संबंधी अन्य प्रपत्र अभिलेखगारों एवं पुस्तकालयों में सुरक्षित थे। यानी कि उस काल में जो भी लिखी गई जो भी अभिलेख थे, लिखे गए अभिलेख, वो अभिलेखागार में सुरक्षित थे। अब यहाँ अभिलेखागार किसे कहते हैं यहाँ दिया गया है। ठीक है, अभिलेखागार किसे कहते हैं यहाँ दिया गया है। ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है उसे ही अभिलेखागार कहा जाता है। ठीक है, आगे उसके बारे में नहीं दिया है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ ऐतिहासिक स्रोतों का स्मरण करें जिनके बारे में आपने कक्षा 6 में एक समझ विकसित की थी। तो ये तो किसी काम का नहीं है। अब यहाँ से देखते हैं। इस काल की अनेक घटनाओं की जानकारी हमें अभिलेखों से प्राप्त होती है। यानी कि मध्यकाल की घटनाओं की जानकारी हमें अभिलेखों से प्राप्त होती है। अभिलेख प्रायः पत्थरों, चट्टानों और ताम्रपत्र पर लिखे गए थे। हमारे देश के बहुत सारे मस्जिदों और गाँव में अभिलेख आज भी हैं। ठीक है, बहुत सारे मंदिरों में, मस्जिद में और गांव में भी अभिलेख आज भी रखे हुए हैं। पहले के लिखी गई जो बातें हैं उसे ही अभिलेख कहते हैं। ठीक है, इस काल के स्रोतों में पांडुलिपियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, जिससे तत्कालिक इतिहास को जानने में मदद मिलती है। उस समय की जो पांडुलिपियां हैं उससे उस समय के तत्कालिक इतिहास को जानने में मदद मिलती है। यही ये लिखा गया है, जानने में मदद मिलती है। पांडुलिपियाँ क्या होती है वो बताया गया है यहाँ पे। पांडुलिपियाँ हस्तलिखित सामग्री है। हाथों से लिखी गई सामग्री को पांडुलिपि कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आरंभ में ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर यह लिखी जाती थी, बाद में कागज़ पर लिखी जाने लगी। पांडुलिपियाँ जो है वो बाद में कागज़ पर लिखी जाने लगी। धीरे धीरे कागज़ सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। कागज़ जो है वो बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। इस युग में आप पाते हैं कि प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गया। उस समय की जो प्रमाणिक लिखित सामग्री थी उनमें बहुत सारी विविधता आने लगी और आश्चर्यजनक रूप से, यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा उसमें बदलाव आ गया और उसकी विविधता जो है वो भिन्नता है बढ़ गई। ये पांडुलिपियाँ अनेक भाषाओं में हैं। ये जो पांडुलिपियाँ लिखी गई हैं वो अनेक भाषाओं में हैं। ठीक है, अनेक भाषाओं में हैं जिनका आज हम इस्तेमाल करते हैं। उसी में है एक फरमान।
फरमान जो है वो राजा द्वारा निर्गत आदेश पत्र को कहते थे। फरमान जो होता था वो राजा के द्वारा जो आदेश पत्र दिया जाता था उसे फरमान कहा जाता था। ऐसे अधिकतर ऐसे आदेश पत्र, ऐसे जो फरमान है वो तो एक आदेश पत्र है, तो अधिकतर ऐसे आदेश पत्र भूमि अनुदान से संबंधित थे। ये जो आदेश पत्र होते थे वो भूमि के जो लेखा जोखा है उससे संबंधित है। प्रस्तुत फरमान, यानी कि यहाँ पे एक फरमान दिखाया गया है, चलिए देख लेते हैं। ये जो लिखा है ये फरमान है, ठीक है। यहाँ जो दिखाया गया है ये फरमान है। तो ये जो फरमान है किसे लिखा गया है, किसके लिए लिखा गया है, इसी के बारे में आगे बताया गया है, ठीक है। तो ये कह रहा है यहाँ पे कि प्रस्तुत फरमान जो औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित है, शेख फैजुल्लाह नामक व्यक्ति को प्रदान किया गया था, जिसमें स्पष्ट आदेश है कि उस क्षेत्र की समस्त कृषि योग्य भूमि व अन्य भूमि एवं उससे प्राप्त राजस्व और अन्य उत्पादों पर शेख फैजुल्लाह के कुल यानी कि वंश का नियंत्रण होगा और उसकी मृत्यु के पश्चात या मृत्यु के उपरांत उसके उत्तराधिकारियों का होगा। यही ये बात वो उस फरमान में बताया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस फरमान से, जो फरमान ऊपर दिखाया गया है, उससे जागीरों को अनुवांशिक बनाने का महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त होता है। इससे यह पता चलता है कि उस समय की जो भूमि थी उसे अनुवांशिक बनाया गया। अनुवांशिक का मतलब है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो उसका मालिक होगा। उन दिनों छापाखाने नहीं थे, इसीलिए लिपिक या नकल नवीस उन पांडुलिपियों की प्रतिकृति तैयार करते थे। जो पांडुलिपियाँ लिखी गई थी उसका जो प्रतिलिपि है वो लिपिक करते थे या फिर नकल नवीस उसी नकल तैयार करते थे। कालांतर में प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियाँ बनती गईं। जो उनकी प्रतिलिपि बनी थी यानी कि छाया प्रति कॉपी, तो उसकी भी प्रतिलिपि बनती गई, जो तुलनात्मक रूप से एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होने लगी। जब कॉपी की कॉपी बनेगी वो भी हाथ से लिखा जाता था। तो मान लीजिए पहला में कुछ बदलाव हो गया, दूसरा में, तीसरा में कुछ ऐसे ही कुछ बदलाव होते होते जब बहुत सारी प्रतिलिपियाँ बन गई तो जो पहला है और जो अंतिम वाला है या फिर जो भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा भिन्न हो गए। हाथ से लिखे जाते थे, अगर एक में एक आध भी गलती होगा तो आगे वाला में चला जाएगा। ऐसे करके बहुत ज़्यादा भिन्नता आ गई उसमें, ठीक है। यही बातें इसमें कह रहा है। अब आगे देखते हैं। आधुनिक पटना स्थित खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने एवं समझने के प्रमुख स्रोतों का केंद्र है। इसमें अरबी तथा फारसी में लिखी ज्ञान विज्ञान संबंधी ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें मध्ययुगीन इतिहास और संस्कृति के बारे में मौलिक जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ की पटना में जो लाइब्रेरी है वहाँ से मध्ययुगीन भारत का जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि उस समय की कई पुस्तकें सचित्र होती थी। जो मध्यकाल की जो पुस्तकें थीं वो सचित्र होती थी। ये चित्र अक्सर किताब के पूरे पन्ने पर छोटे छोटे चित्रों के रूप में सजे होते थे। जो पूरे पन्ने पे छोटे छोटे चित्र होते थे, इन चित्रों को जो लघु चित्र होते थे उन्हें मिनिएचर कहते हैं। जो लघु चित्र होते थे उन्हें मिनिएचर कहते हैं। लघु चित्रों को मुगल दरबार एवं उत्तर और दक्षिणी भारत के राजपूत राजाओं के दरबार में महत्वपूर्ण स्थान मिला। इन चित्रों में अधिकतर शाही दरबार, शिकार और लड़ाई के मैदान का चित्रण होता था। इस काल में अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचना हुई, जैसे कल्हड़ की राज तरंगिनी इस काल की पहली ऐतिहासिक रचना है जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। यहाँ पे एक कल्हड़ जो है वो लेखक हैं और राज तरंगिनी पुस्तक है, ठीक है। अलबर्नी की पुस्तक तहकीक ए हिंद, जिसको तारीख उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है, इससे उस समय के समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि पर विस्तृत एवं प्रामाणिक जानकारी मिलती है। ये पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे यह मिनहाज उस सिराज की पुस्तक तबकात ए नासरी में मोहम्मद गौरी एवं गुलाम वंश के शासन पर विस्तृत चर्चा की गई है। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही में
तुगलक वंश के राजनीतिक घटनाओं, शासन प्रबंध एवं सामाजिक स्थिति का वर्णन है। वैसे ही अबुल फजल के अकबरनामा में अकबर के शासनकाल का प्रशासन एवं राजनीतिक का चित्रण है। इसके अतिरिक्त और भी कई पुस्तकें इस काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। अब इस यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और उनका अर्थ बताया गया है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे है नामा, जैसे ऊपर लिखा गया था अबुल फजल का अकबरनामा, वैसे भी एक बाबरनामा, ये सब है। तो नामा का क्या मतलब है यहाँ पे? नामा शब्द सामान्यतः उन ऐतिहासिक रचनाओं के शीर्षक में शामिल है जो मुगल कालीन दरबारी संरक्षण में लिखी गई है। इस परंपरा का आरंभ अकबर के समय में अबुल फजल के अकबरनामा से होता है। ठीक है, अब यहाँ दिया है संस्मरण। संस्मरण किसको कहा जाता है? तो किसी व्यक्ति के जीवन की उन बातों का वर्णन है जो उसे याद रहती है। वह अपनी रुचि और घटना के महत्व के अनुसार उसे प्रस्तुत करता है। ठीक है, भारत के संदर्भ में मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी। ठीक है, जिसका फारसी अनुवाद बाबरनामा कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे ये पूछता भी है कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तुजुक ए बाबरी, और किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में, और उसका जो फारसी अनुवाद है वो बाबरनामा कहलाता है। उसने अपने लड़कपन की घटनाओं, लड़ाइयों, यहाँ के महत्वपूर्ण शासक यानी कि भारत के महत्वपूर्ण शासक, उनके आपसी संबंध, यहाँ के लोगों का रहन सहन, यहाँ के सेंस है भारत का, जलवायु, भूगोल आदि के संबंध में सजीव चित्रण किया है। उसने अपने पिता उमर शेख मिर्ज यानी कि बाबर के पिता थे उमर शेख मिर्ज का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया है। वे कद में छोटे थे, यानी उनके पिता कद में छोटे थे। उनकी दाढ़ी गोल थी और चेहरा मांसल था और वे मोटे थे। उनका चोंगा इतना तंग रहता था कि उसकी डोरियों को बांधने के लिए उन्हें अपना पेट अंदर पिचकाना पड़ता था। अगर वे पेट को ढीला छोड़ देते तो अक्सर चोंगे के बंध टूट जाते। वे पहनावे और बोली दोनों हितों में रूखे थे, यानी कि अच्छा पहनते भी नहीं थे और अच्छे से बोलते भी नहीं थे, प्यार से नहीं बोलते थे। ऐसा बाबर ने अपनी आत्मकथा में अपने पिता के बारे में लिखा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हम ऐतिहासिक स्रोत पढ़ रहे हैं तो यात्रियों के वृतांत भी यहाँ से पढ़ेंगे। यात्रियों के वृतांत भी, वृतांत का मतलब होता है यात्रा का विवरण। एक किताब जैसा होता है उसमें उसके यात्रा का विवरण दिया रहता है, वही होता है वृतांत, यात्रा वृतांत। ठीक है, तो यहाँ यात्रियों के वृतांत, जो लोग होते हैं वो यात्री कहलाते हैं, जो लोग आते हैं। तो यात्रियों के वृतांत भी इस काल के इतिहास के अध्ययन में सहायक है। इसमें सबसे प्रसिद्ध रचना अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता का वृतांत है, जिसे रेहला कहा जाता है। यहाँ पे अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता, जिसे उसकी जो रचना है या फिर यात्रा वृतांत है उसे रेहला कहा जाता है, यानी किताब है उसकी रेहला। इब्न बतूता मराकस यानी कि मोरक्को का निवासी था। वह मोरक्को का निवासी था जो कि अफ्रीका में है। विश्व यात्रा के दरमियान वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। विश्व यात्रा के दौरान वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो इब्न बतूता था वो भारत आया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हिंदुस्तान आया। यहाँ पे दिया है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में विस्तृत रूप से आप इकाई 3 में पढ़ेंगे, परंतु यहाँ तो ये बता रहा है कि इब्न बतूता जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हिंदुस्तान आया और लगभग 14 वर्षों तक रहा। इस अवधि के दरमियान उसने यहाँ के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यापक प्रकाश डाला। ठीक है, सिक्कों के माध्यम से भी शासकों की तिथि क्रम को समझने में सहायता मिलती है। ये सिक्के सोना, चांदी, तांबा आदि के बने होते थे। इन सिक्कों से शासकों के राज्यारोहण का मतलब होता है कि दूसरे राज्य को हड़प लेना, साम्राज्य विस्तार,
पड़ोसी शासकों के साथ संबंध एवं उनके आर्थिक समृद्धि के बारे में पता चलता है सिक्कों से। ठीक है। तुगलक शासकों विशेषकर मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्के बड़ी संख्या में मिले हैं। अपने राज्य में यानी कि बिहार राज्य में सासाराम के शासक शेर शाह सूरी ने चांदी के सिक्के चलाए। इसे आप आज भी संग्रहालयों में जाकर देख सकते हैं। इस काल के शासकों के शासनकाल में, यहाँ इस काल का मतलब है कि मध्यकाल के शासकों के शासनकाल में निर्मित अनेक भव्य मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों एवं किलों से इस काल के धार्मिक जीवन तथा आर्थिक समृद्धि और वास्तुकला की जानकारी मिलती है। इनमें से कई इमारतों जैसे दिल्ली का लाल किला, आगरे का ताजमहल, खजुराहो मंदिर को आज आप भी देख सकते हैं। इस काल में बिहार की वास्तुकला का इतिहास भी स्मरणीय है, यानी कि मध्यकाल में बिहार की वास्तुकला का इतिहास भी स्मरणीय है। जैसे शेर शाह का सासाराम स्थित मकबरा हिंदू मुस्लिम स्थापत्य के सम्मिश्रण का एक सुंदर नमूना है। ठीक है। मनेर में मखदूम शाह दौलत का समाधि भवन भी एक उच्च कोटि के कला का उदाहरण प्रस्तुत करता है। मध्यकाल में बिहार में निर्मित मंदिरों में पटना से 18 मील की दूरी पर स्थित बैकटपुर का शिव मंदिर, जिसके लिए राजा मान सिंह ने आर्थिक सहायता प्रदान की, वह भी प्रसिद्ध है। रोहतासगढ़ में निर्मित हरिश्चंद्र मंदिर के निर्माण का यश भी राजा मान सिंह को ही प्राप्त है। ये तो हो गए मंदिर जो बनवाए गए थे उस टाइम में, वो सब। ठीक है। अब हम देखेंगे इतिहासकार की भूमिका। जो इतिहास जो लिखते हैं वही इतिहासकार कहलाते हैं, तो उनकी क्या भूमिका रहती है इतिहास में। ठीक है। अब हम लोग ये पढ़ेंगे। यहाँ से जरा सोचिए, इतिहास लेखन में इतिहासकार इन स्रोतों की मदद कैसे लेते हैं। जो स्रोत हम पढ़े ऊपर, उनकी मदद कैसे लेते हैं इतिहासकार इन स्रोतों की मदद से बिना किसी भेदभाव के एक क्रमिक एवं सर्वमान्य समझ बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो क्रम से हो और सबको समझ में आए, सब माने कि हाँ ये बात सही है। बीते हुए समय के बारे में कभी कभी इतिहासकार को विचित्र परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, खासकर जब किसी एक ही व्यक्ति या घटना के संबंध में अगर अलग अलग मत रहते हैं। एक ही व्यक्ति के बारे में या एक ही घटना के बारे में अलग अलग मत हैं, तो वहाँ पे दिक्कत होता है। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। सन 1328 में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने एक आदेश जारी किया। उसने दिल्ली के निवासियों को आदेश दिया कि वे दिल्ली से दूर दक्षिण में दौलताबाद जाकर बसें। ठीक है। ऐसा 1328 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने एक आदेश दिया। उस समय के दो इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी और एसामी ने सुल्तान के राजधानी परिवर्तन की घटना को अपनी अपनी किताबों में लिखा है। ठीक है। अब देखते हैं कि दोनों ने क्या लिखा है। तो यहाँ दिया है कि जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी किताब में क्या लिखा है उसको यहाँ दिया है। जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोजशाही में लिखा कि एक योजना सुल्तान के दिल में आई कि दौलताबाद को राजधानी बनाया जाए। ठीक है। यह इसीलिए क्योंकि दौलताबाद उसके साम्राज्य के मध्य में है। दिल्ली, गुजरात, लखनौती, तिलंग, मावर, द्वार समुद्र तथा कंपिला इस शहर से लगभग समान दूरी पर है। ठीक है। समान दूरी पर स्थित है। इस विषय में उसने किसी से परामर्श नहीं लिया। उसने आदेश दिया कि उसकी अपनी माँ और राज्य के सारे बड़े अधिकारी व सेनापति अपने सहायक और विश्वास पात्रों के साथ दौलताबाद की ओर चले। दरबार के हाथी, घोड़े, खजाना तथा बहुमूल्य वस्तुएं दौलताबाद भेज दी जाए। इसके पश्चात सूफी संत व आलिमों, यानी कि इस्लामी ग्रंथ को अध्ययन करने वाले को सूफी संत और आलिम कहा जाता है। ठीक है। तथा दिल्ली के प्रसिद्ध लोग दौलताबाद बुलाए गए। जो लोग दौलताबाद गए उन्हें सुल्तान ने खूब सारा धन इनाम में दिया। एक साल बाद सुल्तान दिल्ली लौटा। जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो दिल्ली का मतलब है दिल्ली। उसने आदेश दिया कि दिल्ली तथा आसपास के कस्बों के निवासियों को काफिलों में दौलताबाद भेज दिया जाए। काफिला बनाकर यानी कि झुंड बनाकर दौलताबाद भेज दिया जाए। जो भी अभी दिल्ली के आसपास के जो लोग थे उन्हें भी। दिल्ली वालों के घर उनसे मोल लिए जाए, यानी कि उनके जो घर हैं वो खरीद लिए जाए। इन घरों की कीमत खजाने से दौलताबाद जाने वालों को दे दी जाए और जो शाही खजाना है
राजा का जो खजाना है उससे धन निकालकर उसके घर के बदले उन्हें दे दिया जाए, ताकि वे वहाँ जाकर अपने लिए घर बनवा लें। ठीक है, ऐसा सुल्तान ने आदेश दिया। अब शाही आदेशानुसार यानी कि राजा के आदेश के अनुसार दिल्ली यानी कि दिल्ली तथा आसपास के निवासी दौलताबाद की ओर भेज दिए गए। दिल्ली का मतलब है दिल्ली, आप लोग समझ लीजिएगा। दिल्ली शहर इस प्रकार खाली हो गया। ऐसे करके दिल्ली को पूरा खाली करवा दिया गया। कुछ दिनों तक दिल्ली के सारे दरवाजे बंद रहे। शहर में कुत्ते बिल्ली तक न रह पाए। दिल्ली के निवासी जो वर्षों से वहां रहते चले आ रहे थे, लंबी यात्रा के कष्ट से रास्ते में ही मर गए। बहुत से लोग जो कि दौलताबाद पहुंचे, अपनी मातृभूमि से बिछड़ने का दुख सहन नहीं कर सके। वे वापस होने की इच्छा में ही मर गए कि हम वापस चले जाएं। ऐसा उनकी इच्छा थी, यही सोचते सोचते मर गए। यद्यपि सुल्तान ने दिल्ली से जाने वाली प्रजा को अत्यधिक इनाम दिए, परंतु वह प्रदेश के कष्टों को सहन न कर सकी। वो जो जनता थी वो प्रदेश के कष्ट को सहन न कर सकी। इसके बाद दूसरे प्रदेशों से आलिमों, सूफियों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों को लाकर दिल्ली में बसा दिया, मगर इस प्रकार लोगों के लाने से दिल्ली आबाद न हो सके। ठीक है, अब दूसरे लोगों को लाकर सुल्तान ने दिल्ली में बसा दिया। लगभग 5-6 साल बाद सुल्तान ने एक आदेश दिया कि जो भी दिल्ली लौटना चाहता है वो लौट सकता है। कुछ लोग लौट गए, मगर बहुत से परिवार दौलताबाद में ही बस गए। ऐसा कहा है इसने, जियाउद्दीन बर्नी ने। अब एसामी ने क्या कहा है ये देखते हैं। ठीक है, अब इसी घटना को एसामी कैसे कहता है यही इसमें बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ एसामी ने अपनी किताब फुतूह उल सलातिन में लिखा है, सुल्तान को दिल्ली वालों पर संदेह था कि वे उनके लिए मन में विष छिपाए रहता था। सुल्तान जो था वह जनता के लिए मन में विष छिपाए रहता था। उसने गुप्त रूप से एक कुतिस्त योजना बनाई कि 1 महीने में दिल्ली का विनाश कर दिया जाए। उसने सूचना कराई कि जो कोई सुल्तान का हितैषी हो वह दौलताबाद की ओर प्रस्थान करे। जो कोई इस आज्ञा का पालन करेगा उसे अत्यधिक संपत्ति मिलेगी, और जो कोई इसका पालन न करेगा उसका सिर काट डाला जाएगा। उसने आदेश दिया कि दिल्ली में आग लगा दी जाए और सभी लोगों को नगर से बाहर निकाल दिया जाए। पर्दे वाली स्त्रियों तथा एकांतवासी सूफियों को उनके घरों से बाल पकड़कर निकाला गया। इस प्रकार वे लोग दिल्ली से निकले। ठीक है, मेरे दादाजी भी उसी शहर में रहते थे, यानी कि जो एसामी है, एसामी के दादाजी भी उसी शहर में रहते थे। उनकी उम्र 90 वर्ष थी और वे एकांतवासी सूफी संत थे। वे कभी अपने घर से नहीं निकलते थे। वे पहले पड़ाव में ही मर गए, उन्हें वहीं दफन कर दिया गया। ठीक है, सभी बूढ़े, युवक, स्त्री तथा बालक यात्रा करने के लिए विवश थे। बहुत से बालक दूध के बिना मर गए। अनेक लोगों ने प्यास के कारण प्राण त्याग दिए। उस काफिले में से अत्यधिक कठिनाई सहन करके केवल 10वां भाग ही दौलताबाद पहुंच सका। सुल्तान ने इस तरह एक बसा हुआ शहर नष्ट कर डाला। जब दिल्ली में कोई न रह गया तो सारे द्वार बंद कर दिए गए, और सुना जाता है कि कुछ समय बाद अत्याचारी बादशाह ने आसपास के गांवों के लोगों को बुलाकर दिल्ली को बसवाया। तोतों और बुलबुलों को बाग से निकालकर कौओं को बसा दिया। न जाने सुल्तान को किस प्रकार उन निर्दोष लोगों पर संदेह उत्पन्न हो गया कि उसने उनके पूर्वजों की नींव उखाड़ डाली और आज तक उनकी संतानों के विनाश में तल्लीन है। जो उनके संतान है वो विनाश में तल्लीन है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है बर्नी ने। आपके ध्यान में ये बात वहीं ख़त्म हो गई। अब यहाँ से दूसरी बात समझाई गई है। ठीक है, आपके ध्यान में यह बात आ गई होगी कि मोहम्मद
मोहम्मद बिन तुगलक की योजना के बारे में कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर जियाउद्दीन बर्नी और एसामी दोनों इतिहासकार एक मत रखते हैं। जैसे कि सुल्तान ने लोगों को दिल्ली से दौलताबाद जाने का आदेश दिया, ठीक है, पर दिल्ली से दौलताबाद जाने की घटना के बारे में बर्नी कई ऐसी बातें लिखता है जो एसामी नहीं लिखता है। जैसे बर्नी लिखता है कि सुल्तान अपने राज्य की राजधानी बीचों बीच बनाना चाहता था, इसीलिए उसने लोगों को दौलताबाद भेजा। पर एसामी के अनुसार सुल्तान के मन में ऐसा विचार नहीं था। एसामी के अनुसार सुल्तान लोगों को कष्ट देना चाहता था, इसीलिए उसने दिल्ली खाली करवाई, ठीक है। यह हमारे लिए परेशानी की बात है, ठीक है। अब हम कैसे जानें कि सुल्तान के मन में वास्तव में क्या विचार था। इस विषय में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं। ऐसी कठिनाई बहुत बार हमारे सामने आती हैं। जो बातें दोनों लिखते हैं उनके बारे में तो हम सोच सकते हैं कि वे ज़रूर हुई होंगी, पर जो बातें एक ही व्यक्ति कह रहा है उनके बारे में हम झट से यकीन के साथ नहीं कह सकते कि वे ज़रूर हुई होंगी, ठीक है। दोनों नहीं कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति कर रहा है। बीते हुए समय के बारे में जब इतिहासकार आज लिखते हैं तो वे अक्सर इस कठिनाई से जूझते हैं कि बीते समय के बारे में कुछ बातें तो पक्की तरह से कही जा सकती हैं, पर कुछ सी बातों के बारे में पक्की तरह से नहीं कहा जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में इतिहासकार अन्य स्रोत को ढूंढते हैं, ठीक है, कि कुछ अन्य स्रोत मिले ताकि उससे पक्की जानकारी मिल सके, ठीक है। अब आगे देखते हैं, समय के साथ इतिहास को समझना। अब ये टॉपिक है समय के साथ इतिहास को समझना। इतिहासकार इतिहास को समझने के लिए इसे समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट देते हैं। पिछले कक्षा में जो आपने इतिहास पढ़ा था उसमें प्राचीन समाज के कई प्रकारों का समावेश था। इस कक्षा में जो इतिहास अब पढ़ेंगे उसमें प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। हमने ईसा की 8वीं शताब्दी को मध्यकाल का आरंभ तथा 18वीं शताब्दी को उसका अंत मान लिया। यहाँ 8वीं शताब्दी का मतलब है कि 700 ईस्वी के बाद का समय, 701, 710, 720 ऐसे 8वीं शताब्दी हो गई। और 18वीं शताब्दी का मतलब है कि 1700 ईस्वी के बाद का समय, 1701 ईस्वी, 1710, 1757, ये सब 18वीं शताब्दी। तो मध्यकाल का अंत माना जाता है 18वीं शताब्दी को। ऐसा क्यों? जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तब देखेंगे कि 8वीं शताब्दी के आसपास भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परिवर्तन हो रहे थे। सामाजिक नियम, धर्म, भाषा, कला इत्यादि जीवन के सभी क्षेत्रों को इन परिवर्तनों ने प्रभावित किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 8वीं शताब्दी के आसपास भारत के इतिहास में एक नया युग आरंभ हुआ, ठीक है। 8वीं शताब्दी के आसपास नए विचारों से समाज के सभी व्यक्ति एक साथ प्रभावित नहीं होते, ठीक है। यद्यपि भारत के इतिहास में कुछ परिवर्तन 8वीं शताब्दी से पहले ही आरंभ हो गए थे, पर देश के कुछ भागों में उनका प्रभाव कुछ समय बाद ही अनुभव किया गया। इसीलिए सामान्य दृष्टि से देखते हुए हम कह सकते हैं कि नए विचारों की शुरुआत 8वीं शताब्दी से हुई और 18वीं शताब्दी आते आते फिर अनेक परिवर्तन दिखने लगे। इसी कारण हम मध्यकाल का अंत और आधुनिक युग का आगमन लगभग 18वीं शताब्दी को मानते हैं। यानी कि 18वीं शताब्दी को मध्यकाल का अंत और आधुनिक युग का आगमन मानते हैं। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप में यानी कि भारत के समाज में प्रायः नए नए परिवर्तन होते रहे। इस पुस्तक में जो आप पढ़ रहे हैं उसकी तुलना पिछली कक्षा में पढ़ी गई बातों से करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें भी बताइए ताकि हम जानें कि हम पढ़ा रहे हैं या फिर हम बता रहे हैं तो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।